Good morning, students. Uh, Today we are going to read chapter 7, which is the last chapter of the supplementary book. As you know, इससे पहले जो था A Tiger in the House, we have already done it, and we have also remembered the question answers. I have sent already in the group. So now we are going to start chapter 7 of this supplementary book, An Alien Hand. और इसी चैप्टर के नाम से ही इस बुक का नाम भी एन एलियन हैंड रखा गया है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि पता है आप लोगों को कि स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है, बट इन छुट्टियों में वी हैव टू बी अप टू द टास्क. वी हैव टू स्टडी हार्ड. We can't just spare time just because we don't have enough time, and we have to revise it again. So हमारे पास समय की कमी होगी. So because of that, so for final exam preparation हम लोगों को थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर ऑनलाइन, और जो चैप्टर्स टेक्स्ट बुक के भी हैं उनको भी ऑनलाइन इन दिनों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास रिविजन्स के ऑप्शंस रहेंगे, एंड ग्रामर के भी कुछ चैप्टर्स हमें करने हैं. सो दैट वी विल डू ट्राई टू डू ऑफलाइन if we get time. So without wasting any time, let's start this chapter, An Alien Hand. और यस, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट है या कोई क्वेश्चंस होगा तो आप ग्रुप में शेयर करें, एंड डेफिनेटली आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल दोस डाउट्स. ओके, सो बिफोर यू रीड, देखिए पढ़ने से पहले जो है ना यहाँ पर दिया हुआ क्लियरली कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ वाइकिंग मिशंस टू मार्स. तो रियल क्वेश्चन आता है कि क्या आप लोगों ने वाइकिंग मिशंस के बारे में सुना है. दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है. तो अभी हम लोग इस पे बात करते हैं. तो वाइकिंग मिशन क्या था. देखिए वाइकिंग मिशन जो है ना वो मार्स में जाने का मिशन था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1976 में अमेरिका की जो नासा है, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहीं पर दिया हुआ. देखिए इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है. मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ. ये दिस इज नासा's फुल फॉर्म. याद रखने वाली बात है. व्हाट इज द फुल फॉर्म नासा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो स्पेस से रिलेटेड जो साइंस है, एक तरह से उसको हम लोग एरोनॉटिक्स की तरह से बोलते हैं. तो जो नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक संस्था है नासा, और समझ लो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है. जिस तरह से हमारे इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से वहाँ पर नासा काम करती है. इसका काम होता है कि स्पेस में अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करना, जो भी बच्चों की डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियरिफाई करना. तो ये जो वाइकिंग मिशन था, स्पेशली हम लोग इस मिशन के ऊपर आते हैं. तो ये वाइकिंग मिशन जो था, ये मार्स में जाने का मिशन था, और ये मिशन लॉन्च किया था किसके द्वारा? नासा के द्वारा. सो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि द फुल फॉर्म ऑफ नासा इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. वाइकिंग मिशन जो था वो दो स्पेस क्राफ्ट से बना था. देखिए जब भी स्पेस में जाते हैं हम लोग, मार्स में जाते हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोग किसी न किसी स्पेस क्राफ्ट से जाते हैं, ठीक है ना. तो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम था वाइकिंग 1. पहले वाले स्पेस क्राफ्ट का वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2. तो कंबाइंडली क्या हुआ था कि वेट मिनट, हाँ, तो कंबाइंडली क्या हुआ था कि दो स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था. वन वाज वाइकिंग 1 एंड सेकंड वन वाज वाइकिंग 2. और दोनों ही लगभग 20 दिन के अंतराल में, 19 दिन टू बी प्रिसाइज अगर हम बोले तो 19 दिन के अंतराल में दोनों ही स्पेसक्राफ्ट को मार्स में स्टडी करने के लिए भेजा गया था. अब स्टडी क्या क्या चीज की हम लोग बात करेंगे अभी. ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर. दोनों देखिए, दोनों स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है, दो चीजें होती है. एक होता है ऑर्बिटर और एक होता है लैंडर. व्हाट इज ऑर्बिटर एंड व्हाट इज लैंडर? मन में सवाल उठ रहा होगा, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले. ऑर्बिटर वो होता है कि जो आखिर जाते हैं दोनों जॉइंट होके ही. अगर मैं स्पेस क्राफ्ट की बात करूं, मान लेते हैं कि ये एक इस तरह का स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है. तो इसमें दो चीजें जुड़ी हुई होती है. एक होता है ऑर्बिटर, दैट मीन्स जो मान लो कि अलग हो जाता है, और एक अलग हो जाता है. ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं स्पेस क्राफ्ट के. तो जो ऑर्बिटर होता है उसका काम क्या होता है कि जिस चीज की तरफ भेजा गया, सपोज मान लो कि ये मार्स है, तो इसके चारों तरफ वो रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है.
ऑर्बिट का मतलब ही क्या होता है, चक्कर लगाना। तो ऑर्बिटर क्या करेगा कि वो उसके स्पेस एरिया में जा करके, उसके रीजन में जा करके, उसके स्पेस के आसपास से चारों तरफ उस मतलब प्लैनेट की चारों तरफ वो रिवॉल्व करेगा, और वहां से वो लगातार इस लैंडर को, लैंडर का काम क्या होता है, लैंडर का नाम से ही पता चल रहा है लैंड करना, लैंड करना मतलब सतह पर उतरना। तो एक सतह के ऊपर रह के, मतलब जमीन में नहीं आएगा, जिस भी प्लैनेट में हमने भेजा है, यहाँ के लिए मार्स है तो मार्स में वो उतरेगा नहीं, बल्कि मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और वहां से सिग्नल देते रहेगा लैंडर को, और वहां से वो मतलब सिग्नल देते रहता है, ये उसका काम है। प्लस साथ ही साथ ऑर्बिट से जो भी होने वाली चीजें दिखाई देती है, ऑर्बिट से किस तरीके से वो प्लैनेट दिखाई देता है, उस चीज को जो है भेजना, सारे रिपोर्ट्स को उसको वापस भेजना नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लैंडर। लैंडर क्या होता है, जो सेकंड पार्ट होता है, जो कि मार्स में जाके लैंड करता है, उसकी सॉइल पे जाके, सरफेस पे जाके उतरता है, और उसके बारे में फिर वहां से सॉइल और वहां के जो लाइव पिक्चर्स हैं उसको पिक्चर्स खींच के ऑर्बिटर को भेजता है। फिर ऑर्बिटर जो है वो नासा को भेजता है, और हम लोग जो अमेरिका में जो लोग बैठे रहते हैं इस रिसर्च सेंटर में, वो लोग उस इमेज को पा पाते हैं। तो कुल मिला के ये काम है ऑर्बिटर और लैंडर का, ठीक है। तो लैंडर क्या करता है कि सतह पे उतर करके, सरफेस पे आकर के, दे टेक पिक्चर्स एंड दे सेंड इट टू ऑर्बिटर, एंड थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द ऑर्बिटर the pictures are sent to the space center, and from space center it is sent to the NASA, that means National Aeronautics and Space Administration Department, which is situated at America, somewhere at America, maybe in New York. So the primary objectives were to obtain images and samples. Yes, अब जब ये जो मिशन हुआ था, this is a true mission, ये real mission है, and it happened in 1976. You can see there, see the date. तो 19 इसमें बात करेंगे आगे। तो 1976 में ये मिशन हुआ था, जिसमें वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 दो स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था बैक टू बैक। इतनी जल्दी स्पेसक्राफ्टों को भेजा नहीं जाता, लेकिन बैक टू बैक भेजा गया था जस्ट 20 दिन के अंतराल में। तो देयर वाज सम काइंड ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग क्या था भाई, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों भेजा गया था इन स्पेसक्राफ्ट को, आप पूछोगे। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी कि नासा को मार्स में भेजना था। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सोचते हैं कि अर्थ में लाइफ है, तो वी थिंक अबाउट कि अर्थ से बाहर भी लाइफ होंगी, और इसी सोच के साथ 1976 में मार्स भेजा गया था, कि इस उम्मीद के साथ कि मार्स इज अ वेरी वी कैन से ट्विन प्लैनेट लाइक अर्थ, वो हमारे जैसा जुड़ा हुआ प्लैनेट जैसा दिखता है, मतलब बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी हैं, साइज में, बहुत सारी चीजों में। तो हमें उम्मीद है कि वहां पर जब सिमिलैरिटी है, तो मे बी जो सरफेस कंडीशन होगा वो भी यहाँ जैसा होगा, और मे बी वहां पर लाइफ होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था, टू ऑब्टेन इमेजेस। पहला ऑब्जेक्टिव था कि वहां से इमेज लेके आना, किस तरह की सतह है, किस तरह का सरफेस है, सैंपल ऑफ मार्शियन सरफेस एंड सॉइल, जो बताया गया। ये जो ऑर्बिटर का काम क्या होगा, ऑर्बिटर तो बाहर से इमेज लेगा, बाहर से ऊपर से जो भी ले सकता है, लेकिन जो लैंडर है वो वहां से मार्शियन सरफेस, यानी कि मार्स का जो सतह है, वहां से मिट्टी लेके आएगा, और शायद कोई पॉसिबिलिटीज होगी लाइफ की, तो उसके सबूत या उसके कुछ वी कैन से द प्रूफ लेके आएगा। तो वाइकिंग 1 को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1975। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर द डेट, ओके, याद रखना जरूरी है, मतलब इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि यस, बैक टू बैक लॉन्च किया गया था इन दो स्पेसक्राफ्ट को। तो वाइकिंग 1 जो था, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976। तो पहला वाला जो है लॉन्च किया था 1975 में 20 अगस्त को, और वाइकिंग 2 जो है वो लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 को। इट वाज लॉन्च ऑन 1975, इट रीच्ड द मार्शियन सॉइल एट 1976, दैट इज राइट। तो 1975 20 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ठीक है, पहला वाइकिंग 1। और दूसरा जो है 19th सॉरी, इट लैंडेड ऑन 19 जून 1976। तो लगभग आपको देख रहे हो, मतलब लगभग 10 महीने का आसपास का समय इसे लगा था मार्स पहुंचने में। और वाइकिंग 2 को लॉन्च किया गया था 9 सितंबर, यानी कि आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग 19 डेज का है, 19-20 डेज का है, 20 डेज का। और वो मार्स को ऑर्बिट में एंटर किया था 7 अगस्त को, तो लगभग लगभग 2 महीना बाद। तो शायद ये स्लो था मे बी वाइकिंग 2, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था मार्स में, क्या करने के लिए, ये यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज टू कलेक्ट द इमेजेस, ओके, एंड सैंपल्स ऑफ मार्शियन सरफेस। क्लियर हो गया यहाँ तक?
कोई डाउट होगा जरूर क्वेश्चंस लिख के भेजेंगे आप ग्रुप में, मुझे बहुत खुशी होगी आंसर देने में। बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स, अब बात है कि सिर्फ फोटोग्राफ ही लेना, that was not the objective. Collecting other science data on the Martian surface, दूसरे भी जो साइंस डेटा हैं मार्शियन सरफेस में, जो भी मतलब साइंस के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि वहाँ पर वाटर के चांसेस हैं कि नहीं, वाटर है कि नहीं, ऑक्सीजन कितना है, वेदर देयर विल बी, अगर लाइफ नहीं है तो वेदर देयर विल बी एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, ये सब चीजें थी। द टू लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। तो वहां पर जाके दोनों ही लैंडर्स ने, दोनों का अलग अलग लैंडर था, मैंने आपको बताया, वाइकिंग 1 का एक लैंडर, ठीक है, ये एक लैंडर वाइकिंग 1 का, और इसी तरह से वाइकिंग 2 का एक अलग लैंडर। तो दोनों लैंडर ने मिलकर वहां पर 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये पता लगाने के लिए कि वेदर इट इज लाइफ पॉसिबल देयर और नॉट। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक, यानी कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, या वहां पर कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिला है हमें कि किसी तरह का वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सॉइल में नियर द लैंडिंग साइट, जहां पर लैंडर लैंड किया था मार्स में, जहां पर लैंडर उतरा था मार्स में, वहां के आसपास के सॉइल का जो सैंपल जो है लैंडर ने लिया था। एंड थ्रू द हेल्प ऑफ दोज सैंपल्स, जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उससे पता चला कि वहां पर कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए गए। यानी कि लाइफ अगर होता तो सबसे पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि छोटे छोटे जो जीवाश्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कह सकते हैं जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, जो ऐसे क्लियर आई से ना दिखे, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप वो दिखे, तो वैसे एक्सपेरिमेंट किए गए। बट सैडली वहाँ के सॉइल में किसी तरह का ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया गया जहां पर वो वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लैंड किए थे। तो ये आई थिंक, आई होप क्लियर हो गया। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ठीक है। ये जो भी मैंने बताया, ये जो भी बिफोर वी स्टार्टेड द चैप्टर, ये जो बिफोर वी रीड है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये एकदम रियल चीज पढ़ा है हमने। ये आप विकिपीडिया में भी जाके देख सकते हैं, आप गूगल में भी जाके देख सकते हैं। तो दिस इज क्लियर, ये ऐसा हुआ था, दिस इज ट्रू डेट्स। लेकिन फॉर एंजॉयमेंट और फॉर अ काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव, हम लोग बोल सकते हैं कि एक अलग दृष्टिकोण से हम लोगों ने इस कहानी को लिखा है। एक सीक्रेटली कहानी लिखी गई है, और कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, दैट इज थिंग टू बी आंसर्ड, जो आप लोग खुद सोचिएगा। लेकिन इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज जस्ट फॉर फन, बिकॉज वी आर रीडिंग क्लास 7 एंड दिस इज जस्ट फॉर फन। और एक पर्सपेक्टिव दी गई है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसका भी एक अलग राइटर के द्वारा एक अलग पर्सपेक्टिव दी गई है, मतलब एक अलग दृष्टिकोण दिया गया, एक अलग सोच दी गई है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए गए। तो जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ आर्ट, क्या बोलेंगे हम लोग, एक काल्पनिक कहानी है। इट इज एन जस्ट इमेजिनरी स्टोरी वी कैन से, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, मजा लेते हैं और इस इमेजिनरी स्टोरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। यहाँ पर दिया हुआ कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, टिल्लू है, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक ऐसे सरफेस पे रहते हैं। ये प्लानेट दिया हुआ था, प्लानेट मतलब यहाँ पर कौन सा प्लानेट, प्लानेट मतलब आप समझ लेना मार्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मार्स एक्सपेडिशन की बात हम लोगों ने की वाइकिंग 1 वाइकिंग 2 के जरिए। तो जब भी प्लानेट की बात हो रही है, खास करके जहाँ पर टिल्लू रहता है, तो वो मार्स के बारे में बात हो रही है। और वो टिल्लू कहाँ रहता है, आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहता है, यानी कि दे डू नॉट लिव ऑन सरफेस। इस चैप्टर के अनुसार जो है बताया गया है कि टिल्लू और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उस प्लानेट के सरफेस पे नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। वो लोग आर्टिफिशियल कंडीशन, यानी कि वो लोगों ने कुछ अपने हिसाब से कुछ अपने रहने के लिए व्यवस्था बनाई है, और उसी व्यवस्था के तहत वो लोग रहते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो मे बी दिस इज नॉट नेचुरल। तो देखते हैं आगे क्यों ऐसा है, वो लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में रहते हैं, नेचुरल कंडीशन में क्यों नहीं रहते हैं, जिस प्लानेट पे वो रहते हैं, ये पता करेंगे हम लोग। Tillu has heard and read about the sun and the stars.
अब वो जो टिल्लू बच्चा है, अब बच्चा जो है वो एक तरह से कहा जाए तो ये टिल्लू जो है ना वो एक तरह से एलियन है, समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारे प्लानट में नहीं रहता। ठीक है, हम लोग एलियन किसको बोलते हैं? पहला सवाल तो ये है, जब हमारा चैप्टर का नाम जो है एलियन हैंड है, तो हम लोग एलियन समझते किसको है? किसको एलियन समझते हैं? जो हमसे दिखने में बिल्कुल अलग हो, जिसकी लाइफस्टाइल अलग हो और जो हमारे ग्रह का ना हो। मान्यता यही है कि वो एलियन है, यानी कि जो हमारे प्लानट का ना हो, दूसरे प्लानट का हो, दूसरी तरह से दिखता हो, दूसरा लाइफस्टाइल हो, दूसरे प्लानट में रहता हो, उसको हम लोग एलियन बोलते हैं। कॉमन बोलचाल वाली भाषा में हम लोग यही समझते हैं कि अर्थ से बाहर के जितने भी दूसरे प्लानट में रहने वाले जीव है वो एलियन है। ठीक है, तो टिल्लू जो है मार्स में रहता है, तो ऑब्वियसली वो एक एलियन है, और एलियन के पेरेंट्स भी उसके साथ रहते हैं, यानी कि वो लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। टिल्लू हैज हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड स्टार्स। तो टिल्लू जहां रहता है, मे बी मार्स की बात हम लोग कर रहे हैं, उसने भी सन और स्टार्स के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं है। तो क्यों नहीं देखा है, दैट इज अ क्वेश्चन जो हम लोग आंसर करेंगे इस चैप्टर में। ही हैज नेवर सीन दैम, जो मैंने बताया आपको। टिल्लू's फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज। टिल्लू के पापा, जहाँ वो लोग अंडरग्राउंड में रहते हैं, वो एक ऐसा काम करते हैं जिस जिस काम के लिए उनको एक सीक्रेट पैसेज यानी कि एक खुफिया रास्ता के थ्रू जो है जाना पड़ता है। एंड टिल्लू वांट्स टू नो अबाउट ऑल अबाउट इट। और टिल्लू जो है वो उस सारी चीजों के बारे में जो उसके पापा काम करते हैं, बिकॉज ही डज नॉट नो। एंड ऑब्वियसली बच्चों के अंदर जो है ना वो क्यूरियोसिटी होती है, बच्चों के अंदर जो है एक इंक्वायरी वाला नेचर होता है, उन्हें जानने की इच्छा होती है। तो ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, तो ऑब्वियसली उसकी जानने की इच्छा है कि उसके पापा कहाँ जाते हैं, वो खुफिया पैसेज से, वो सीक्रेट पैसेज से क्या करते हैं, उसके पापा क्या काम करते हैं, वो उसे नहीं पता। सो ऐसा होता है स्टूडेंट, सभी बच्चों को अपने माता पिता के काम के बारे में जानने की इच्छा होती है कि उसके पापा पापा या मम्मी कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। सो लेट्स डू go through this chapter and we'll just find out all the क्वेश्चंस रेज्ड, जो अभी हम लोगों ने सवाल उठाए, जो मैंने आप लोगों को वहां पर क्वेश्चंस उठाए, जो आपके मन में सवाल अभी तक उठ रहे होंगे, उन सारे सवालों का, उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ से आंसर पा लेंगे। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंड आई एम ट्राइंग टू टीच इन बायलिंगुअल, बिकॉज कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर benefit. Okay. Tillu, how often have you been told not to go to that way? तो स्टार्टिंग जो है ये डायरेक्ट डायलॉग से हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये जो है ना डायलॉग, वो टिल्लू की कौन बोल रही है? मदर बोल रही है। ठीक है, क्लियर? हु इज टेलिंग दिस? टिल्लू's मदर। तो पहली जो कन्वर्सेशन है, पहली जो बातचीत है, इट इज बिटवीन टिल्लू एंड हीज मदर। तो टिल्लू को बोल रही, टिल्लू हाउ ऑफन यू हैव बीन टोल्ड नॉट टू गो टू दैट वे। तो टिल्लू में भी शायद अपने पापा का जो सीक्रेट पैसेज था ना, वहां जाने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए मम्मी ने वहां पर टोका कि टिल्लू तुम्हें कहा गया है ना, कितनी बार कहा गया है ना कि उस रास्ते में नहीं जाना है। तो टिल्लू ने क्या क्वेश्चन पूछा, देखो एक छोटा बच्चा है, उसकी क्यूरियोसिटी कैसी है, उसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। बट व्हाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? बात सही है, बच्चे के मन में सवाल आया कि भाई मम्मी मुझे रोक रही है उस रास्ते में जाने के लिए, तो पापा क्यों जाते हैं? क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली। ये होता है, ऑब्वियसली बच्चों में ये गुण होता है, और इसलिए पेरेंट्स को ये चीज़ बहुत ध्यान देने की चाहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं बता रहा हूँ। इफ पेरेंट्स गिव सम एडवाइस, काइंड ऑफ एडवाइस टू यू, तो पेरेंट्स को पहले ये देख लेना चाहिए कि जो एडवाइस वो बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो उस चीज़ का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। बिकॉज जैसे ही पेरेंट्स बच्चों को ये बात कहेंगे कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स वो खुद करते होंगे, तो बच्चे के मन में ये क्यूरियोसिटी आएगी, और वो लाजमी भी है। उसे उसे हम लोग को इस तरह से नहीं लेना है कि वो बच्चा जो है हमसे हमसे बहस कर रहा है, बट बच्चा तो सही बात पूछ रहा है, बच्चा क्वेश्चन करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब पेरेंट्स वो काम करते हैं और आपको मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मन में बच्चे के सवाल आएगा, और सवाल की क्यूरियोसिटी को हमें आंसर करना बहुत जरूरी होता है। इस चैप्टर का मेन थीम भी यही है। समझ लो कि बच्चे के मन में बहुत तरह की क्यूरियोसिटी होती है, बच्चों से गलतियां भी होती हैं, बट वी हैव टू एक्चुअली help them to know the situation, know the condition, and we have to make them understand why it is such and such, ऐसा क्यों है, वो समझाना जरूरी है। बच्चों की क्यूरियोसिटी को आंसर करना जरूरी है, और वो भी सही तरीके से, लॉजिकल तरीके से। ये नहीं
कि बच्चे ने पूछ लिया कि भाई तारा क्यों होता है, तो तारा चंदा मामा होता है, या चंदा क्यों होता है तो चंदा मामा होते हैं। इस तरह से सवाल नहीं देके बल्कि लॉजिकली समझाना है कि किस तरह से क्या चीजें होती हैं। हो सकता है कि शुरुआती स्टेज में वो समझ ना पाए और क्वेश्चन पूछें, तो पेरेंट्स हो सकता है कि वो बॉदर हो जाएं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी आंसर उसी तरीके से देना है और बच्चों को भी उसी तरीके से उनको गाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिल्लू, हाउ ऑफन यू हैव बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। मदर ने जब कहा तो टिल्लू ने कहा, तो पापा क्यों जाते हैं, बट व्हाई डज डैडी गो देयर एवरी डे। तो मदर ने क्या कहा, बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू। तो मम्मी ने बिल्कुल सही कहा कि पापा का काम है, वो पापा का जॉब है, उनको उसको फिर रास्ते से जाना पड़ता है। दैट वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। तो ये बातचीत जो है वो टिल्लू और टिल्लू के मदर के बीच में हो गई। अब हमें बताया जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड पैसेज था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पैसेज। टिल्लू के पापा जो है अक्सर हर दिन उसी रास्ते से जाया करते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन। और उसी रास्ते से जाते थे, खुफिया रास्ते से, और उसी रास्ते से वो आते थे। वॉट ले एट द एंड ऑफ द फॉरबिडन रूट। आखिर उस फॉरबिडन, फॉरबिडन क्या होता है, जहां जाने की मनाही हो। फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट टू कमिट समथिंग, दैट मीन्स किसी चीज को करने पर रोक। ठीक है, कोई चीज पर रोक लगाना, दैट मीन्स काइंड ऑफ ए व्हाट वी कैन से बॉन्डेज लगाना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन लगाना। ये तो फॉरबिडन का मतलब रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, नॉट ओनली टिल्लू बट ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। तो यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जो वो रूट था जिस रूट में उसके पापा जाया करते थे, सिर्फ टिल्लू को उसकी जानकारी नहीं थी ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेजॉरिटी उनके कम्युनिटी के जो लोग भी एलियंस थे, जो भी बाकी एलियंस थे जो उस आर्टिफिशियल मतलब कंडीशन में रहते थे, उनमें से भी बहुत लोगों को उस सीक्रेट पैसेज में जाना अलाउड नहीं था, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि टिल्लू के फादर आखिर जाते कहाँ हैं। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के फादर को ही वो ड्यूटी मिली थी, उसी को सिलेक्ट किया गया था उस तरह का काम करने के लिए, उसी को परमिशन मिला हुआ था, इसीलिए सबको नहीं पता था। ठीक है। The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. ये जो ऊपर की बातचीत है ये अक्सर होती थी, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये अक्सर इस तरह की बातचीत होती थी जब भी टिल्लू अपने पापा के पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। ऐसे बच्चों की हैबिट होती है, जब पापा कहीं बार घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि उनको पापा साथ में लेके जाएं। तो टिल्लू का भी यही था। he also wanted to go with his father, और उसको फॉलो करना चाहता था, उस पापा के पीछे पीछे जाना चाहता था उसी सीक्रेट खुफिया पैसेज में, बट ही वाज नॉट अलाउड। और अक्सर ये बातचीत जो अभी हम लोगों ने पढ़ी उसकी मदर और उसके बीच में होती थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, सब क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा मन में जरूर आप लिख के देना, मुझे बहुत खुशी होगी आंसर देने में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, any kind of question, any kind of doubt will be answered. Okay. Today, however, was different. लेकिन आज का दिन जो है वो अलग था। आज जो बातचीत हुई मदर और टिल्लू के बीच में वो अलग था। Tillu's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. तो अब ये दूसरे दिन की बात है, ऐसे अक्सर बातचीत होती थी लेकिन आज कुछ अलग था। आज क्या हो रहा था, टिल्लू के फादर जो है वो सिएस्टा एंजॉय कर रहे थे। तो सिएस्टा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर नीचे में मीनिंग दिया हुआ। सिएस्टा मतलब काइंड ऑफ नैप, दोपहर को हम लोग जो हल्की नींद लेते हैं वही होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ सिएस्टा मीन्स शॉर्ट रेस्ट और नैप आफ्टर लंच। ठीक है, तो दोपहर को लंच करने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है दोपहर को सोने की या लेटने की बिस्तर में, तो वो पापा जो है लंच करके आराम से बेड पे लेटे हुए थे घर पे। और उसी समय बच्चे लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, नटखट होते हैं, तो बच्चे क्या किए, टिल्लू ने क्या किया, उस खुफिया रास्ते में जाने के लिए ना एक तरह से सिक्योरिटी कार्ड लगता था, जैसे होता है ना कहीं कहीं जाने के लिए हम लोग एक कार्ड मिला रहता है, उसको लगाने पर होटल रूम्स में भी बहुत सारी जगह में आपने देखा होगा, तो एक सिक्योरिटी कार्ड होता है, उसको टच करने से या उसको घुसाने से गेट खुलता है। इस तरह का सिक्योरिटी कार्ड था जो उसके पापा के पास हुआ करता था, लेकिन क्योंकि पापा सोए हुए थे तो उस बच्चे को यानी कि टिल्लू को वो सिक्योरिटी कार्ड मिल जाता है। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आईज, और इवेडिंग मतलब होता है बच के निकलना, अपनी माँ की जो लगातार, मम्मी लोग क्या होती है हमेशा नजर रखती है बच्चों के ऊपर,
लेकिन उस दिन कुछ खास था, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि डिफरेंट था कुछ। और क्या था डिफरेंट? उस दिन उसकी पापा तो सो रहे थे लंच करने के बाद, मम्मी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया और अपनी मम्मी की आंखों से बचते बचाते जो है टिल्लू उस सीक्रेट पैसेज में पापा के सिक्योरिटी कार्ड को लेकर के चला गया। नाउ दिस विल बी इंटरेस्टिंग। टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, यानी कि टिल्लू जो है उस सीक्रेट पैसेज में चला जाता है। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट अस सी। ए मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, एक मेटल डोर उसे सामने में मिलता है। एंड बार्ड हिज एंट्री मतलब मेटल डोर ने उसकी एंट्री को बार्ड कर दिया, मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया। बट टिल्लू हैड वॉच हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू ए स्लॉट, लेकिन बच्चे ने तो पापा को फॉलो करना है और बच्चे अक्सर पापा को फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि बच्चे हमेशा अपने फादर को आइडल मानते हैं, वो जो भी करते हैं वही बच्चे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ, टिल्लू ने अपने पापा को उस सिक्योरिटी कार्ड को, एक स्लॉट था यानी कि एक स्पेस था जहां पर उस कार्ड को घुसाया जाता था, वो उसने देखा था, तो उसने उस मैजिक कार्ड को उसी स्लॉट में घुसा दिया उसके पापा की तरह, जैसे वो उसके पापा घुसाया करते थे। इतना दूर तक टिल्लू ने देखा था, उसके बाद की चीजें उसने नहीं देखी थी। He did the same, उसने वही किया। एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, और आखिरकार वो जो दरवाजा था, किस चीज का दरवाजा था? मेटल डोर था, वो खुल जाता है बिना आवाज के, नॉइजलेसली। एंड अ वेल लीट पैसेज सीम्स टू बेकॉन हिम, और एक बहुत ही, जब दरवाजा खुलता है तो जो पैसेज था वो बिल्कुल वेल लीट था। वेल लीट था मतलब पूरी लाइट जली हुई थी, ऐसा नहीं था धुंध, काला अंधेरा अंधकार नहीं था, बिल्कुल लाइट वाइट जली हुई थी पैसेज में, वो बिल्कुल दूर तक जा रही थी और वो उसको बैक ऑन कर रही थी। बैक ऑन मीन्स व्हाट, यू नो, क्वाइट काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना बोल सकते हैं। तो वो जो पैसेज है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा था, वो उसे इनवाइट कर रहा था, इनवाइटिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब आपको मन ललचाता है किसी चीज को देखकर कि हाँ वाह कितना सुंदर लग रहा है, चलो जाके देखते हैं, उस तरह का वो पैसेज जब वेल लिट था। अगर अंधेरा होता तो मे भी बच्चा था तो डर जाता, नहीं जाता, लेकिन क्योंकि लाइट जल रही थी पैसेज में, सो ऑब्वियसली उसने क्या किया कि जो पैसेज जो था वो लाइट जल रही थी, इसलिए वो काफी इनवाइटिंग था, काफी अट्रैक्टिव था, तो वो उसको मन किया जाने का और वो निकल पड़ा आगे। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट, इधर से कार्ड उसने घुसाया था, दूसरे स्लॉट से वो कार्ड निकल आया था, उस कार्ड को उसने लेना नहीं भूला, उसे पता था कि वापस आते समय हो सकता है कि कार्ड की फिर जरूरत हो, तो बच्चा इंटेलिजेंट है, ये एलियन का जो बच्चा है टिल्लू, वो इंटेलिजेंट है, इस बात से पता चल रहा है। ही डिड नॉट फॉरगेट टू टेक द कार्ड फ्रॉम द अनदर स्लॉट, जहां से घुसाया था वहां से कार्ड नहीं निकला, पीछे से शायद मे बी दूसरे स्लॉट से वो कार्ड निकला था, ठीक है। और उसने वो कार्ड लिया, स्नैच किया, मतलब कि हड़बड़ाहट में, स्नैचिंग बोला गया, क्यों स्नैचिंग बोला गया? हो सकता है आराम से निकाल सकता था, नहीं, उसे जल्दी देखना था आगे जा करके, बिकॉज यू नो पापा सो रहे हैं, मम्मी से आंखों से बच के आया, तो कहीं ना कहीं गलती जब बच्चे करते हैं तो हड़बड़ाहट में होते हैं, उनके मन में एक डर भी होता है और हड़बड़ाहट में भी होते हैं कि कहीं कोई देख ना ले और उससे पहले कि कोई देख ले हम लोग काम खत्म कर ले, तो इस तरह की चीजें बच्चों के टेंडेंसी में होती हैं। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग ए जेंटल अपवर्ड स्लोप, अब वो स्लोप कैसा था? जेंटल अपवर्ड था, इस तरह से स्लोप था। मान लीजिए कि यहाँ पर एक गेट है और इस गेट से टिल्लू जो है एंटर करता है, तो ये जो स्लोप था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हम लोगों ने पहले ही बातचीत की थी कि ये लोग अंडरग्राउंड में रहते थे, सरफेस में नहीं रहते थे, नीचे रहते थे, ठीक है, सरफेस के, हम लोगों ने बात की थी आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो मे बी ये सरफेस की तरफ जा रहा था पैसेज, ठीक है, यस। Gentle upward slope for the passage laid from the underground habitat to the surface of the planet, जो मैंने बताया, यहाँ पर जितने भी अंडरग्राउंड हैबिटेट मतलब जो भी यहाँ पर रहने वाले निवासी थे, यहाँ से इन लोगों को ऊपर सरफेस तक जाने का ये रास्ता था, ठीक है। अंडरग्राउंड हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता है जहाँ निवास स्थान, जहाँ हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर नीचे जो हम लोग रहते थे यानी कि जो एलियंस रहते थे, यहाँ से ऊपर तक जाने का ये रास्ता था, सरफेस ऑफ द प्लानेट तक का, क्लियर। ये सरफेस है मान लो मार्स का, यहाँ तक का जाने का रास्ता था। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू को एक्चुअली हम लोगों ने भी बात की थी थोड़ी देर पहले कि टिल्लू ने स्टार्स के बारे में सुना था, पढ़ा था, लेकिन देखा नहीं था। सन के बारे में सुना था, पढ़ा था, बट ही हैज नॉट सीन द सन, सो टिल्लू वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। तो टिल्लू जो है ना, टिल्लू जो है वो सन को देखने चाह रहा था या देखने की इच्छा थी उसकी, उसे लग रहा था कि अगर दिन होगा तो सन दिखाई देगा, इफ इट वाज डे टाइम तो सन दिखाई देगा,
और अगर रात होगा, इफ इट वॉज नाइट, देन ही वुड बी एबल टू सी द स्टार्स, तो वो रात को तारे देख पाएगा। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, तो इन सब चीजों के बारे में, सन के बारे में, स्टार्स के बारे में उसने सुना था, है ना। मून के बारे में नहीं बात हो रही, देखो क्यों, क्योंकि मार्स का अपना मून है कि नहीं, अर्थ में तो हमारा मून है, लेकिन मून के बारे में बात नहीं हो रही है। बात हो रही है या तो फिर सन दिखाई देगा या तो फिर स्टार, क्योंकि मार्स का अलग मून होता है, हमारा जो सैटेलाइट है, हमारा ये नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो वो अर्थ का एकमात्र हमारा है, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग है। तो मे बी मार्स का सैटेलाइट नहीं था नेचुरल सैटेलाइट, तो इसलिए मून के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो स्टार्स के बारे में, क्योंकि दूसरे ग्रह से भी स्टार्स दिखेंगे, या तो फिर सन के बारे में, दूसरे ग्रहों से भी सन दिखते हैं, लेकिन मून नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट अलास दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन उसने सोचा था कि वो सन देख लेगा अगर दिन है, और रात है तो स्टार्स देख लेगा, लेकिन बट अलास मतलब दुख की बात है, हाय रे, ऐसा हुआ नहीं जैसा उसने सोचा था। दैट वाज नॉट टू बी। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। टिल्लू ने क्या किया था, अंडर एस्टिमेट किया था। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है किसी चीज को कम आंकना, किसी चीज को बिलो पार आंकना, दैट मीन्स बिलो पार थिंक करना। इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम टू स्मार्ट, आई कैन डू एनीथिंग लाइक दैट, उस तरह की थिंकिंग जो है, लेकिन आपसे भी ज्यादा कोई आउट स्मार्ट हो जाए तो आपने किसी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। समझ में आ गया। एस्टिमेट मतलब किसी चीज का आकलन करना, और अंडर एस्टिमेट मतलब किसी चीज को बिलो आंकना, जितना वो है उससे कम सोचना कि नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, हमको बस कार्ड मिल गया, हम तो सरफेस तक पहुंच जाएंगे, हम तो सन देख लेंगे, हम तो स्टार देख लेंगे। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ वो सिक्योरिटी कार्ड होने से कोई सरफेस तक नहीं पहुंच सकता, उसके बीच में भी बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाए गए थे, और वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, और उसने उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। क्या अंडर एस्टिमेट किया था कि बस एक मैजिक कार्ड होनी चाहिए, यानी फिर एक सिक्योरिटी कार्ड होनी चाहिए, बस उतना ही होने से हो जाएगा, लेकिन नहीं, इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस, बहुत सारे इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस वहां पर ऑलरेडी लगे हुए थे, जिसने डिटेक्ट कर लिया किसको, टिल्लू को, और फोटोग्राफ कर लिया द स्मॉल इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, इंट्रूडर मतलब होता है समवन हु एंटर्स विदाउट एनीवन्स परमिशन। ठीक है, इंट्रूडर्स आर नॉट अलाउड, लिखा जाता है कहीं कहीं, देखना गेट में, तो बिना परमिशन के जो एंट्री मारते हैं उन्हीं को बोला जाता है इंट्रूडर, जिसको हम लोग हिंदी में घुसपैठिया बोलते हैं। सो इंट्रूडर इज व्हाट, इंट्रूडर मींस एंटर विदाउट परमिशन, समवन हु एंटर्स विदाउट परमिशन। तो इस छोटे से नन्हे से टिल्लू को उस मैकेनिकल डिवाइस ने ऑलरेडी डिटेक्ट भी कर लिया था, फोटोग्राफ भी ले लिया था, और उसके पिक्चर्स को सीधा सेंट्रल ब्यूरो, यानी कि जहां पर सारा चीज जो है बैठ करके देखा जाता है, सेंट्रल ब्यूरो, जहां मतलब समझ लो कि एक सेंटर होगा जहां पर सारे पैसेज, सारे जगह के पिक्चर्स आके कलेक्ट होते होंगे, और वहां पर बैठ के लोग लगातार मॉनिटर करते होंगे, वहां तक उसका पिक्चर चला गया। एंड वेयर इट वॉज थॉरली चेक, जो मैंने बताया सेंट्रल ब्यूरो में क्या होता है, सारी चीजों को, सारे पिक्चर्स को, सारे जगह के जो डेटाज आते हैं उनको चेक किया जाता है थॉरली, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कोई घुसपैठे तो नहीं घुसा, कहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो सेंट्रल ब्यूरो में उसकी पिक्चर चली गई, किसकी पिक्चर चली गई, टिल्लू की, और पूरा वहां पर चेक हो रहा था। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पैसेस अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल्ड हैवीली। 10 पैसेस मतलब 10 कदम चला ही नहीं था कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड जो है उसके शोल्डर पे आके किसी ने रोक दिया। जोर से नहीं, गुस्सा से नहीं, जेंटली बट फर्मली ही वाज एस्कॉर्टेड। जेंटली मतलब बच्चा है तो प्यार से ही, लेकिन कठोरता पूर्वक। अब ये इसका मतलब क्या है, जेंटली बट फर्मली। तो जेंटली तो था, बच्चा था, तो बच्चों की तरह उसको मारपीट नहीं किया गया या किसी तरह से फिजिकली टॉर्चर नहीं किया गया, बट उसे प्यार से ही कहा गया कि आप वापस चलो। और फर्मली मतलब दोनों तरफ से एकदम लोग मजबूती से उसको एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे कि कहीं से कोई बच्चा कोई गलत काम ना कर दे या कुछ गड़बड़ी ना कर दे, तो उसको एस्कॉर्ट करके ले जाया जाता है। एस्कॉर्ट मतलब तो आप जानते ही हो, टेकन और लेड मतलब साथ में लेके चलना। ठीक है, तो उस बच्चे को ले जाया गया, कहाँ लेके जाया गया, सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा लेके जाया गया कहाँ पर, बैक होम टू एन एंग्सियस एंड एंग्री मदर, जहाँ पर उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही थी, जो कि बहुत ही एंग्सियस थी, परेशान थी, उत्सुक थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मेरा बच्चा को क्या हो गया, बच्चा परेशान है, एंग्री मदर है, और एंग्री तो है ही क्योंकि बच्चे ने गलत काम किया था विदाउट हर परमिशन, दो हर मदर यूज्ड टू टेल एवरी डे
about not to go that way where his father used to go every day. So instead of telling him every day, he had committed that mistake. So that's why uh, his mother was also quite angry and anxious because बच्चा कहीं कुछ गलती ना कर दे, कहीं चला जाता तो कुछ और हो जाता, मतलब कुछ कारण से, सिक्योरिटी रीजन से वो एंक्सियस भी थी कि कहीं बच्चे को हार्म ना हो जाए। हर माँ एंक्सियस होती है, परेशान होती है थोड़ा सा, तो वो तो थी लेकिन गुस्सा भी थी। While he was being scolded, उसकी मम्मी जो है उसको स्कोल्ड कर रही थी, डांट रही थी, he received help from an unexpected quarter। जब उसकी मम्मी डांट रही थी ना, तो उसे हेल्प मिला एक अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड एरिया से, जहां से उसने सोचा भी नहीं था। बिकॉज हर बच्चे को लगता है कि उसके फादर जो है काफी रेस्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपके घर में भी आता होगा बच्चों, जब मम्मी आपको डांट रही होती है और पापा जो कि स्ट्रिक्ट हमेशा रहते हैं, वो आपके फेवर में उस दिन बोल रहे होते हैं। ऐसा आपके साथ भी लाइफ में होता होगा। और कभी कभी उल्टा भी होता है, पापा डांट रहे होते हैं तो मम्मी जो हमेशा डांटती है वो आपके फेवर में आती है। इस तरह से होता है। तो ऐसे ही घर में चलता है, दोनों लोग एक साथ नहीं डांटना शुरू कर देते। ऐसे ही हुआ, इसने सोचा भी नहीं था कि फादर जो है वो हेल्प के लिए आ जाएंगे, क्योंकि फादर का सिक्योरिटी कार्ड लेके ये चला गया था, तो उसे लगा था कि फादर भी डांटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो ही गॉट हेल्प फ्रॉम हिज फादर। हाउ ही गॉट हिज हेल्प, देखो उसके पापा ने क्या कहा। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप। उसके पापा सो रहे थे, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, कि उसके पापा एक शॉर्ट नैप ले रहे थे लंच के बाद, थोड़ी सी नींद ले रहे थे। उसके पापा जाग गए थे और उसके पापा ने अपनी पत्नी यानी कि टिल्लू की मदर को कहा कि मुझे बताने दो, समझाने दो डार्लिंग, मेरी मतलब अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, प्रिय मुझे समझाने दो, आखिर इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तभी तो इसको प्रॉपरली ब्रीफ करने की जरूरत है। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर इसे अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा तो शायद ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, तो फिर ये शायद दोबारा इस तरह से गलती नहीं करेगा। और यही यही तरीका भी होता है, फादर का जो तरीका था, दैट इज द राइट वे। अगर बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी होती है तो उनको डांटने धमकाने से कुछ नहीं होता, उनकी क्यूरियोसिटी को दबाना नहीं चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी को आंसर करना चाहिए, प्रॉपरली आंसर करना चाहिए एंड विथ लॉजिक। तो बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बच्चे शायद वो चीज़ को गलती दोबारा नहीं करते हैं। दैट बिकम्स अ लाइफ लर्निंग लेसन फॉर देम। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उसके पापा ने समझाना शुरू किया। लिसन टिल्लू, उसके पापा ने क्या कहा वो हम लोग देख रहे हैं। Listen Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। तो देखो बच्चों, एक तरह से ये स्टोरी एक तो स्टूडेंट और मतलब बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो भी कसमकस है उसका सॉर्ट आउट सॉल्यूशन के लिए है। दूसरी बात ये है कि इसी इमेजिनरी स्टोरी से, विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी स्टोरी, द राइटर एक्चुअली वांट्स टू टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ मार्स, मतलब मार्स में क्या क्या चीजें हैं, उस चीज को भी वो समझा देना चाहते हैं। ये जो बातें उसके फादर बोल रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली द एग्जैक्ट फैक्ट ऑफ मार्स। मार्स में क्या है कि जो सरफेस है वहां पर एयर बहुत थिन है, यानी कि हवा है लेकिन बहुत थिन है, यानी कि इतना हमारे अर्थ में जिस तरह से एटमॉस्फेयर है जहां हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इतना नहीं है। तो हवा वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, अगर आप अच्छे कंडीशन में नहीं रहे, अच्छे प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ नहीं गए तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये बात सही है जो उसके पापा ने समझाया। टिल्लू को क्या बताया कि देखो बेटा, मैं ऐसे सरफेस में काम करता हूँ जाके प्लानट के, जहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन जो है सरवाइव नहीं कर सकते बिना मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट्स के, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत कम है सांस लेने के लिए, और जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत लो है, और इतना लो है कि आपको ठंड से आप जम जाओगे और मर जाओगे। ऐसा उसके पापा ने समझाया। तो उसके बच्चे के मन में क्वेश्चन है, जिस तरह से आप सभी के मन में क्वेश्चन आते रहते हैं, वैसे ही बच्चे के मन में भी क्वेश्चन है। उसने बोला, बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। सही बात है, इसने ये नहीं बताया था कि अभी इक्विपमेंट चाहिए होता है सरफेस पे जाने के लिए। उसके पापा ने खाली यही कहा था कि वहां पर एक सामान्य आदमी जो है, हवा इतनी कम है, एयर इज टू थिन, कि एक normal person cannot survive there, and the temperature is also quite low, so a person can freeze to death। तो बच्चे को मन में आया, ऑब्वियस क्वेश्चन था कि भाई पापा आप जाते हैं तो आप कैसे सर्वाइव करते हैं। तो उसके पापा ने बताया कि बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, मैं सारी चीजें लेके जाता हूँ, ए स्पेशल सूट पहन के आता हूँ विद अ रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन। रिजर्वर मतलब काइंड ऑफ ए कंटेनर,
मतलब एक ऑक्सीजन का सोर्स लेके जाता हूँ, एक कंटेनर लेके जाता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाता हूँ, स्पेशल सूट पहन के जाता हूँ जिससे कि ठंड जो है वो मुझे मतलब बॉडी को टच ना कर पाए या गर्म रहे मेरा बॉडी, इस तरह से मैं पहन के जाता हूँ। वो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ प्रॉपरली तैयार होके जाता हूँ। I can keep warm and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. और मैं इसीलिए अपनी बॉडी को वार्म कर रखता हूँ और साथ ही साथ मेरा बूट्स भी जो मैं पहनता हूँ वो स्पेशली डिजाइंड होता है ताकि मैं प्रॉपरली सरफेस के ऊपर वॉक कर सकूँ, चल सकूँ। What's more, I have been trained to survive and work on the surface. और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है कि मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है। कोई भी काम करने के लिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना, प्रॉपरली मैं ट्रेंड हूँ वहां पर कैसे अगर कोई अनहोनी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे सरवाइव करना है। वहां जाके जो काम मुझे सौंपा गया है, जो भी काम मुझे दिया गया वो बताया नहीं गया, वो काम कैसे करना है उसकी प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग मिली है, इसलिए मैं सरवाइव करता हूँ। तुम्हें तो नहीं मिली है। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. अब उसके पापा और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल इमेजिनरी, ज्यादा डिटेल्स में मत जाइएगा कि हाँ मार्स में ऐसा होते थे, ऐसा नहीं है। टिल्लू की जो कहानी है इट इज इमेजिनरी, मैंने कहा शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था डिस्क्लेमर में। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. एक समय था, उसके टिल्लू के पापा बोल रहे हैं कि हमारे फोरफादर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो सरफेस में नेचुरली रहा करते थे, बिना किसी इक्विपमेंट के आराम से नेचुरल रहा करते थे। उस समय एयर भी था, है ना। Indeed they do for so millions of years, कई साल, कई लाखों साल तक वो लोग रहे। लेकिन समय बदला। The very sun which had provided us with sustenance, ये जो सूरज है जिसको आप लोग सन बोल रहे हो, ये सन जो पहले हम लोग सस्टेनेंस प्रोवाइड करता था, दैट मीन्स हम लोगों को बचा रहने में, उस सरफेस में रहने में यही हमें हेल्प करता था, अचानक से ये हॉस्टाइल हो गया। अब देखो बच्चों, कहीं ना कहीं स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये एक तरह से इंडिकेशन भी दिया जा रहा है कि अर्थ में भी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। आज हो सकता है कि लाइफ इजीली चल रही है, कल हो सकता है कि सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, कुछ भी हो सकता है लाखों वर्ष बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन कुछ समय, लंबे समय के बाद ऐसा हो सकता है। मे बी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम है सन में, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो लगातार रिएक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाए जिससे कि सन हॉस्टाइल हो जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे और सन में जो हीट है वो धरती में बहुत ज़्यादा होने लगे और जिससे सब कुछ जल जाए, राख हो जाए, कुछ भी हो सकता है मे बी। तो वो कह रहे हैं कि हमारे सरफेस में भी, मार्स में भी पहले हमारे फोर फादर्स रहा करते थे एंड उसी सन ने हमें सस्टेनेंस प्रोवाइड की थी। दैट मीन्स हमें रहने के लिए जो भी हेल्प चाहिए था वो प्रोवाइड किया था, लेकिन इट हैज टर्न्ड हॉस्टाइल, लेकिन अचानक से ये हॉस्टाइल हो गया। मतलब कि हॉस्टाइल मतलब तो होता है एक तरह से, मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तीव्र हो जाना, बहुत ज्यादा उत्तेजना हो गई उसमें, बहुत ज्यादा एग्रेशन आ गया सन में, बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी आ गई। इट चेंज ओनली स्लाइटली, थोड़ा सा चेंज हुआ सन, बट द चेंज वाज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ द नेचर ऑन दिस प्लांट। यस, सन में अगर थोड़ा भी चेंज हो गया ना, थोड़ा भी, तो प्लानेट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और वही वहां पर मार्स में हुआ। ऐसा उसके फादर बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है ये सारा स्टेटमेंट किसका है? ये टिल्लू के फादर का है, टिल्लू के फादर का। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले तो बर्ड्स जो हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ सन के चेंज होने से? पहले बर्ड एक्सटिंक्ट हो गए। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या हुआ? बर्ड एक्सटिंक्ट हो गए, पक्षियां गायब हो जाएंगी। ये इंडिकेशंस हैं। एनिमल्स फॉलोड, फिर उसके जानवर गायब हो जाएंगे, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मरने लगेंगे। द फिश कुड नॉट बियर इट एनी मोर आइदर, फिर मछलियां मर जाएंगी। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और हम लोग बच पाए हैं, उसके पापा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी। एलियन है तो ऑब्वियसली नॉलेज ज़्यादा था, बट वी वेयर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। लेकिन हम लोग भी कैसे बच पाए? हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशन, ग्राउंड के अंदर जाके हम लोग बच पाए हैं, और ये थैंक्स टू सोलर एनर्जी। और ये भी कैसे? सोलर एनर्जी के सोर्स से ही हम लोग यहाँ पर जितने भी लाइटिंग फाइटिंग हो रही है, यूज हो रही है, उसी के हेल्प से हम लोग कर पाए हैं। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। अब हम लोग उसी सन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा पावर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी पा रहे हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। लेकिन जो मशीन्स, यानी कि जो भी हम लोगों ने सोलर पैनल्स जो भी लगाए हैं सरफेस में,
जिससे हम लोगों की सारी ऊर्जा मिल रही है, सारी एनर्जी मिल रही है, और अंडरग्राउंड हम लोग जो हैं सारे एनर्जी का सोर्स इस्तेमाल करते हुए हम लोग जी रहे हैं। उन मशीन्स का रख रखाव भी तो करना जरूरी है ना, वर्किंग कंडीशन सही रहना चाहिए। तो सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, तो जो कुछ मशीन्स हैं उसने अपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने बेटे को समझाया। तो जो मशीन्स हैं वो सरफेस में रखी हुई है, और मैं वैसे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जहां पर उसकी जिम्मेवारी है कि आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू कीप वॉच ऑन देम टू सर्विस देम। मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ उसकी काम ही यही है कि उस सरफेस पे जो भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जो भी सामान रखे हुए हैं, उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको सर्विस करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसे क्या करना है, हम लोग को सही से सर्विस करना है। स्टूडेंट, पहला पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आज इसको खत्म कर लेते हैं। डैडी, कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? तो उसके बच्चे के मन में, टिल्लू के मन में ये ख्याल आया कि पापा, तो क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ आपको जब मैं बड़ा हो जाऊंगा? ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, उसके पापा ने कहा, क्यों नहीं, बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा लड़का बनना पड़ेगा, ठीक है? एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, तो जैसा आपके पेरेंट्स कहते हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। His mother had as usual the last word। उसके बाद उसकी मम्मी ने तो जो समझाना था समझाया। अक्सर मम्मी लोग क्या होता है, ज्यादा बोलती हैं और आखिरकार मम्मी लोग ही लास्ट में समझाती हैं। तो इसके साथ ही हम लोगों ने पार्ट 1 फिनिश कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको मजा आया होगा। और ये कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है, आप एक काम करना, इस स्टोरी को मैंने समझा दिया है इतना पार्ट 1 को, तो इस कॉम्प्रिहेंशन चेक को आपको पढ़ना है और अपने वर्ड्स में राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स and please send it in the group, or maybe to या लिख के रखें, आप सेंड ना करें, because you know it will be quite difficult to me for me to check online। तो आप एक काम करें, इस कॉम्प्रिहेंशन चेक को जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने समझाया, अगर आपको समझ में आ गया दैट इज फाइन। आप इस कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस के आंसर को अपने वर्ड्स में राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड। You can take the help of the context, you can take the help of the text, but write the answers in your own words। So I hope students की part 1 समझ के मजा आया होगा, and we will see the part 2 in the next video, or we will meet again tomorrow। Thank you students।